7वीं क्लास। प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस और घर बैठे पढ़ना है। तो घर बैठे पढ़ना है, बहुत छुट्टियां मना ली हैं, लेकिन अब पढ़ाई में ध्यान देना है। अभी तुम लोग बहुत खुश होगे क्योंकि जनरल प्रमोशन हुआ, एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ा और 6वीं से 7वीं क्लास में पहुंच गए, है ना। लेकिन बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारा ही नुकसान है। पढ़ाया गया है, बराबर पढ़ाया गया है, लेकिन जिन बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ा है उनको तो नॉलेज है ना। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बहुत नुकसान है, क्योंकि अब यदि वो अब 6वीं से 7वीं में आ गए हैं तो उनको 6वीं के बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है। तो अभी भी यदि 7वीं से 8वीं में तुम लोग पहुंच जाओगे तो 8वीं का जो कोर्स है वो 7वीं के बाद वाला ही कोर्स है। तो जब तक तुमको 7वीं का समझ में नहीं आएगा तब तक तुमको 8वीं का भी कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। रोज़ क्लासेज होंगी और टाइम टेबल में दिया हुआ है, उस समय पर आपको देखना है। जो भी हम लोग वीडियो वगैरह डाल रहे हैं पढ़ाते हुए, तो उसको आपको मैं यूट्यूब में डाल रही हूँ, तो उसमें जो लिंक आएगी उस लिंक को आपको क्लिक करना है और वीडियो देखना है, उसको समझना है, अच्छी तरह से समझना है। एक बार में समझ में नहीं आया है, दोबारा उसको रिपीट कर सकते हो, है ना, रिपीट कर सकते हो और उसको। और जब भी ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने यदि मेरा वो नहीं देख पाया, वीडियो नहीं देख पाया है, तो मुझे बताना, मैं लिंक भेज दूँगी और दोबारा भेज दूँगी उस वीडियो को, और फिर तुम उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जीवन। तो 6वीं क्लास में पढ़ा था हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी में हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि पृथ्वी पर हम सभी जीवधारी जो हैं वो पृथ्वी पर ही रहते हैं, है ना। और जीवधारियों के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक पदार्थ सभी पृथ्वी पर मिल जाते हैं। इसीलिए तो पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह माना जाता है। पृथ्वी को क्या माना जाता है? अद्वितीय ग्रह। पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। अद्वितीय मतलब अनोखा, और स्पेशल मतलब जहाँ पे कोई भी, इतने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, लेकिन किसी भी ग्रह में जीवन नहीं है, केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। पृथ्वी पर जीवन है मतलब ये कि हम सभी जीवित लोग जो होते हैं, जीवधारी लोग जो होते हैं, सजीव लोग जो होते हैं, वो सब पृथ्वी पर ही रहते हैं। और क्यों पृथ्वी पर क्यों रहते हैं, पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि जीवधारियों के जीवित रहने के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं, जैसे भोजन, जल, वायु, ये जीवित रहने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूल आवश्यकताएं हैं ये। भोजन, जल और वायु, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये भोजन, जल और वायु, ये तीनों हमारी पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है ना। और इसके अलावा दैनिक आवश्यकताओं के लिए हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे धातुओं वगैरह की पड़ती है ना, खनिज पदार्थों की पड़ती है ना, पेट्रोल है, मतलब पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है ना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कोयले की ज़रूरत पड़ती है, ये सब हमको पृथ्वी पर ही मिलती हैं, है ना। इसीलिए पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह माना गया है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ती है और ये पृथ्वी पर ही मिलती हैं। अब सभी पृथ्वी पर भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पर्यावरण हैं जहाँ पर जीवधारी रहते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के वातावरण में रहते हैं। कहीं पर ठंडा है, कहीं पर गर्म है ना। कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। तो ज़मीन पर जो जीवधारी रहते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर अधिकतर स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जीवधारियों को आवश्यक चीज़ें सरलता से मिल जाती हैं, मतलब जीवित रहने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सरलता से मिल जाती हैं, है ना। भोजन, जल, वायु जिनको सरलता से मिल जाती हैं जहाँ पर, वहाँ उन स्थानों पर जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं वो बहुत कठिन होती हैं, जैसे रेगिस्तान। रेगिस्तान में क्या होता है, चारों ओर रेत ही रेत होती है और पानी की हमेशा कमी रहती है, वहाँ पर पानी कम होता है, रेत ही रेत ज़्यादा होती है, पानी की कमी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। बड़े छायादार वृक्ष भी नहीं होते हैं वहाँ पर, है ना, इसलिए बहुत गर्मी पड़ती है। दिन में तो बहुत अधिक गर्म पड़ती है और
क्योंकि दिन में वहाँ पे रेत ही रेत होती है ना, तो सूर्य की धूप जब रेत पर पड़ती है तो रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और उसके कारण पूरी पृथ्वी गर्म हो जाती है, मतलब पूरा आसपास का वातावरण जो है, आसपास की हवा जो है वो भी गर्म हो जाती है। इसलिए दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। लेकिन रात में क्या होता है, ये रेत जो गर्म थी वो जितने जल्दी गर्म होती है ना उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो रात में रेत जो है वो ठंडी हो जाती है, तो इसलिए बहुत अधिक ठंडक हो जाती है। कहाँ? रेगिस्तान में, है ना। तो यहाँ पे कम जीव रहते हैं, कम जीवधारी रहते हैं। तो जहाँ पर जीवधारियों को अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ अनुकूल मिलती हैं, वहाँ पर जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और जहाँ पर कठिन परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पर जीवधारी कम होते हैं, है ना। इसी तरह से बर्फीले प्रदेश जहाँ पे होते हैं, जैसे कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ पाई जाती, छठवीं में पढ़ा था हमने कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर पहाड़ियों की चोटियों पर हमेशा बर्फ रहती है ना, और जिसके कारण बहुत अधिक ठंडक होती है। तो ये भी कठिन परिस्थितियां हैं जीवित रहने के लिए। तो यहाँ पर जीवधारी रहते हैं, लेकिन बहुत कम रहते हैं। तो वो भी रहते हैं तो धीरे धीरे वहाँ के माहौल के हिसाब से वो ढल जाते हैं, है ना। और हर पृथ्वी पर हर जगह पर अलग अलग प्रकार का पर्यावरण पाया जाता है। कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं जंगल हैं, कहीं तालाब हैं, है ना। अलग अलग प्रकार का पर्यावरण पाया जाता है और सभी स्थानों पर जीवधारी रहते हैं, कहीं पर कम कहीं पर अधिक, है ना। तो हमारा देश जो है वो कई गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है, और बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार का पर्यावरण जो है वो पाया जाता है। तो छठवीं में पढ़ा था कि पृथ्वी के अधिकतर भाग में पानी है ना, 3/4 भाग में पानी है, और केवल 1/4 भाग में स्थल है, स्थल मंडल है, जहाँ पर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, है ना, मतलब जंगल हैं, पर्वत हैं, पर्वत हैं मतलब पहाड़ हैं, और जंगल हैं, और मैदान है ना। पहाड़ों की चोटियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढकी होती हैं, और कहीं पर राजस्थान जैसी जगहों पर रेगिस्तान है जहाँ पर रेत ही रेत होती है। इस तरह से विविधता से भरी हुई है पृथ्वी। विविधता मतलब अलग अलग विभिन्नताएं, यानी अलग अलग प्रकार का पर्यावरण पाया जाता है, ठीक है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए बहुत अधिक ठंडे रहते हैं। और पृथ्वी की सतह पर महासागर हैं, विशाल रेगिस्तान हैं, घने जंगल हैं। अब हम ये जानते हैं कि जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं? खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि सभी जीवधारी आपस में अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए सभी जीवधारी को भोजन की आवश्यकता होती है और वो किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक छोटा जीव बड़े जीव को खाता है, सॉरी एक जीव जो है वो अपने से छोटे जीव को खाता है ना। उसको उससे वो अपने से छोटे जीव को खाता है, मतलब एक छोटे जीव को एक बड़ा जीव खाता है, उसको उससे बड़ा जीव खाता है, उसको उससे बड़ा जीव खाता है ना, भोजन के रूप में लेता है। तो इस तरह से भोजन की एक श्रृंखला बन जाती है, जिसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किसी पौधे से होती है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत में सबसे पहले कौन होते हैं? पौधे होते हैं, क्योंकि पौधे जो हैं वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। सूर्य की ऊर्जा से ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये किसी पर निर्भर नहीं होते, है ना, दूसरे जीवधारी पर ये निर्भर नहीं होते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, और उसके लिए वो ऊर्जा किससे लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। तो सूर्य से ऊर्जा लेकर पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इसलिए खाद्य श्रृंखला की शुरुआत जो है ये पौधों से ही होती है ना। भोजन बनाते हैं पौधे, और फिर इन पौधों को जीव खाते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं कि मैदान में, घास के मैदान में घास जो होती है,
घास को एक टिड्डा खाता है, टिड्डा खाता है। टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है, सांप को कौन खाता है? नेवला खाता है। इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है, कौन किसको खाता है। सबसे छोटे जीव को उससे बड़ा जीव खाता है, उसको उससे बड़ा खाता है, उसको उससे बड़ा खाता है ना। इस तरह से एक श्रृंखला ये बन जाती है जिसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। अब हमने ये देखा होगा अक्सर कि छिपकली और छोटे कीड़े वगैरह जो होते हैं वो हमको कभी भोजन करते हुए या भोजन करते हुए तो फिर भी दिखाई देते हैं, पानी पीते हुए कभी दिखाई नहीं देते हैं, है ना। जैसे और गेहूं और चावल में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जिन्हें घुन कहते हैं, है ना। तो ये कीड़ों को हवा और भोजन तो मिल जाते हैं, है ना। भोजन कीड़े जो हैं वो जिस भी चावल वगैरह में होते हैं उनको भोजन तो मिल जाता है, लेकिन पानी पीते हुए हमने कभी नहीं देखा। छिपकली, घुन, इन लोगों को कभी पानी पीते हुए नहीं देखा। तो इनको पानी कहाँ से मिलता है? इनको पानी अपने भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। थोड़े छोटे से तो होते हैं, उनको थोड़े से पानी की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सा पानी इनको अपने भोजन से ही मिल जाता है। ठीक है, भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, इसलिए अलग से इनको पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब कई जगहों पर हमने बताया कि मतलब सब पृथ्वी के पर्यावरण में बहुत विविधता है, मतलब अलग अलग प्रकार का पर्यावरण होता है और उस पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो रेगिस्तान में दिन के समय इतनी तेज धूप होती है कि दूर तक कोई जंतु दिखाई नहीं देता, है ना। लेकिन शाम होते ही छोटे बड़े जंतु जो हैं भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। रेगिस्तानी छिपकलियाँ होती हैं, ये रेत पर चलने वाले कीड़ों को खाती हैं। रेत पर चलने वाले कीड़े होते हैं उनको छिपकलियाँ खाती हैं, रेगिस्तानी छिपकलियाँ खाती हैं। और बाज और उल्लू इन छिपकलियों को खाता है। ठीक है। चूहे भी रहते हैं यहाँ पर, रेगिस्तान में चूहे भी रहते हैं जो रेत में बिल बनाकर रहते हैं, है ना। तो रेगिस्तानी छिपकलियाँ जो हैं वो रेत पर चलने वाले कीड़ों को खाती हैं, है ना। और इन छिपकलियों को बाज और उल्लू खाते हैं, चूहों को भी खाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से रेगिस्तान में एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है। ठीक है। समुद्र के पानी की खाद्य श्रृंखला क्या है? समुद्र के पानी में देखा होगा कि काई लग जाती है, मतलब जो हरे रंग के बहुत छोटे छोटे से पौधे होते हैं ना, उनको हम शैवाल कहते हैं, उसको काई भी बोलते हैं। काई जो होती है, जो कभी कभी हमारे घरों में भी दीवारों वगैरह पे ज़्यादा मतलब गीली होती है, जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है, गिरता रहता है पानी, तो वहाँ पर काई लग जाती है ना। देखी होगी काई, तो जानते होंगे सब, हरे रंग की होती है और ये शैवाल होते हैं, है ना। इनको शैवाल भी कहते हैं। बहुत छोटे छोटे से पौधे होते हैं हरे रंग के। तो समुद्र के पानी में विभिन्न कई प्रकार की शैवाल या काई होती हैं। तो सूर्य के प्रकाश और पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से ये भोजन बनाते हैं, है ना। पौधे अपना भोजन बनाते हैं जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पौधों को भोजन बनाने की, एक तो मतलब सूर्य के प्रकाश में वो भोजन बनाते हैं, है ना। पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है पौधों को? सूर्य प्रकाश, पानी इनको मिल जाता है, हम लोग पौधों में पानी डालते हैं। वायुमंडल में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इनको वायुमंडल से मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनको वायुमंडल से मिल जाती है ना। और पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल या हरित लवक या क्लोरोफिल जो होता है ये पत्तियों में होता है ना। तो इन 4 चीज़ों से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये सबको जानना जरूरी है, 6वीं में भी पढ़ा है इसको, है ना। प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण पौधों के भोजन बनाने की क्रिया है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
पौधे अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये भोजन बनाने का काम कौन करती हैं? पत्तियां करती हैं, क्योंकि पत्तियों में हरित लवक होता है ना। पत्तियों में हरित लवक होता है ना, तो पत्तियां ही भोजन बनाने का काम करती हैं। इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर या किचन कहा जाता है। पत्तियों को पौधों का किचन या रसोई घर कहा जाता है ना। तो हम पढ़ रहे थे कि समुद्र की खाद्य श्रृंखला, जिसमें हमने देखा कि शैवाल जो होते हैं पौधों, समुद्र में छोटे छोटे से पौधे तैरते रहते हैं, शैवाल होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। पानी और लवण तो इनको मिल ही जाते हैं समुद्र से, है ना। क्लोरोफिल होता ही है ना। तो ये अपना भोजन बनाते हैं। और समुद्र के पानी में जो हवा घुली होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, उससे ये श्वसन करते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं, है ना। तो ये पौधे समुद्र के पानी में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और एक लंबी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होते हैं मतलब सबसे पहले इनको खाया जाता है। तो समुद्र में रहने वाले जो शैवाल हैं, काई हैं, इनको सबसे पहले कौन खाता है? पानी में तैरने वाले छोटे जंतु। शैवाल या काई को पहले पानी में तैरने वाले छोटे जंतु खाते हैं, है ना। इन छोटे जंतुओं को उनसे बड़े जंतु खाते हैं, और उन जंतुओं को छोटी मछलियाँ खाती हैं। इन मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं और बड़ी मछलियों को उनसे भी बड़ी मछलियाँ खाती हैं। इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला बनती है ना। ये खाद्य श्रृंखला इस तरह से बनती है। और समुद्र में तो कई बार ये भी होता है, समुद्र से निकल के बाहर यदि आते हैं तो जो रेत होती है उसमें सील नाम का एक जंतु होता है। क्या होता है? सील नाम का एक जंतु होता है जो कहाँ होता है? मतलब समुद्र में ये रहता है, तैरता है, मछलियों का शिकार करता है और फिर आराम करने के लिए ये समुद्र के किनारे की बर्फ़ में आ जाता है। तब ध्रुवीय भालू रहते हैं वहाँ पर, वो इनको पकड़ लेते हैं, तो वो इनको खाते हैं। तो समुद्र की एक खाद्य श्रृंखला बन गई ना। कैसे? देखो, समुद्री पौधे और काई, हमने बताया कि समुद्री पौधे जो शैवाल होते हैं, समुद्र में होते हैं, तैरते रहते हैं, उनको छोटे जंतु खाते हैं। इन छोटे जंतुओं को उनसे बड़े जंतु खाते हैं और छोटी मछलियाँ खाती हैं। इन दोनों को, बड़े जंतु और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, बड़ी मछलियों को उनसे भी बड़ी मछलियाँ खाती हैं, और फिर उनको ये सील दिखाई दे रही है, ये सील, ये मछलियों से भी बड़ा जंतु होता है। ठीक है, तो ये सील इनको खाता है। ठीक है, और सील को ध्रुवीय भालू खाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला बन गई। ये होती है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला से हमें ये पता चलता है कि जीवधारी आपस में अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब छोटे जंतुओं को उससे बड़ा, उसको उससे बड़ा, उसको उससे बड़ा खाता है। इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है जिसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है। अब ये समुद्र की खाद्य श्रृंखला अलग होती है, रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला अलग होती है ना। अब कुछ जीव होते हैं जो गुफाओं में रहते हैं, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है ना, और उनमें हमेशा अंधेरा रहता है, जैसे चमगादड़ होती हैं। तो दिन में ये गुफाओं की दीवारों पर लटकी रहती हैं और शाम होती है तो फिर ये भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं और हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े, फूलों का रस और फल, इनको ये भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इनकी खाद्य श्रृंखला क्या है? छोटे छोटे पौधे, और पौधों को कीड़े खाते हैं, कीड़ों को चमगादड़ खाती हैं, चमगादड़ को बाज और उल्लू खाते हैं, है ना।
तो खाद्य श्रृंखला का अधिकांश भाग जो है वो गुफा के बाहर होता है। गुफा में क्या होता है, तो चमगादड़ ही होती है बस, है ना, वहाँ पे खाद्य श्रृंखला नहीं होती है। और मतलब एक कड़ी खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी यानी चमगादड़ जो है वो गुफा के अंदर होती है ना, तो ज़्यादातर बाहर होती है। तो हमने देखा कि पृथ्वी बहुत विशाल है और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में जीवधारी जीवित रहते हैं। तो जहाँ जीवधारी रहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं, वहीं पर मतलब प्रजनन करते हैं, बच्चे वगैरह उनके पैदा होते हैं, है ना, तो जहाँ पर वो रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। ठीक है, जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। आवास यानी रहने का स्थान, जहाँ हम रहते हैं उसको आवास कहते हैं। आवास मतलब रहने का स्थान, जहाँ हम रहते हैं उसको आवास कहते हैं। ठीक है, और जीवधारी जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ वो अपने आवास में रहने के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेते हैं। इसको अनुकूलन कहते हैं, है ना, अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुकूलन कहते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के आवास में रहने वाले जीवधारियों का शरीर इस प्रकार ढल जाता है कि वो अपने आवास में बिना कठिनाई के जीवित रह सकते हैं। इसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए बताते हैं कि जैसे पक्षी हैं, पक्षियों को कहाँ आकाश में उड़ना होता है, पेड़ पौधों पर रहना होता है उनको, है ना, पक्षियों को। तो उनका शरीर उसी प्रकार से होता है। ऊपर उड़ने के लिए क्या चाहिए कि शरीर हल्का होना चाहिए, है ना, तो उनका शरीर हल्का होता है ना। पंख होते हैं, उनके शरीर में पंख पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये परिस्थितियाँ, ये जो गुण हैं, ये इनको उनके वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, इसलिए इनको अनुकूलन कहते हैं। इन गुणों को अनुकूलन कहते हैं। तो कोई भी जीव, अब रेगिस्तान में देखो, रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो है वो कांटों में बदल जाती हैं। क्यों बदल जाती हैं? क्योंकि पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में उड़ता है। हमारे पृथ्वी पर साधारण जो वातावरण में हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ जो होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं ना, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, किसी में छोटी भी होती हैं। पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनसे पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है ना। लेकिन यही पत्तियाँ यदि रेगिस्तान में होंगी, यही पौधे यदि रेगिस्तान में होंगे तो क्या होगा? जब रेगिस्तान में पानी की वैसी कमी होती है और ऊपर से जैसे कि नागफनी है ना, तो रेगिस्तान में पानी की वैसी कमी होती है, ऊपर से यदि पत्तियों से पानी उड़ता रहेगा तो इनको तो पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पत्तियों से पानी का उड़ना रुक जाए, मतलब वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं, एवोपरेशन या वाष्पोत्सर्जन यदि रोकना है तो उसके लिए पत्तियों को कांटों में बदलना पड़ता है। तो इसलिए रेगिस्तान में जो पौधे रहते हैं उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। नागफनी में देखा होगा ना, नागफनी में मोटा सा हरे रंग का मोटा सा मांसल सा तना होता है ना, वो तना होता है एक्चुअली। उसको वो पत्ती नहीं होती, पत्ती जैसी शेप में दिखाई देता है वो, लेकिन वो तना होता है और उसके ऊपर जो कांटे होते हैं वो वास्तव में उसकी पत्तियां होती हैं। तो पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। तो फिर पत्तियां जब कांटों में बदल गई तो पत्तियों का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाना। तो ये काम करने के लिए उनका जो तना है वो पत्ती के रूप में बदल जाता है, पत्ती के आकार ले लेता है। उसके अंदर मतलब मोटा मांसल होता है जिसमें भोजन और पानी इकट्ठा रहता है उसमें, है ना, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। तो ये कहलाते हैं अनुकूलन। मतलब ये गुण इनमें पैदा हो जाते हैं क्योंकि जो वातावरण है उस परिस्थिति में उनको जीवित रहना है। तो जीव जंतु जो हैं अपने आसपास के वातावरण में रहने के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेते हैं, मतलब अपने शरीर को वैसा अनुकूलित कर लेते हैं जिससे कि वो उस वातावरण में रह सकें। इसको कहते हैं अनुकूलन। ठीक है, इसको कहते हैं अनुकूलन। अब देखो इसमें अब
खाली स्थान है। किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक क्या पाई जाती है? विविधता। ये हम लिखवा देंगे और तुम लोगों को लिखना है कॉपी में बाकायदे। जितने भी प्रश्नोत्तर हम लोग प्रश्नोत्तर लिखकर व्हाट्सएप में डाल देंगे और तुम लोगों को उसमें से देखकर अब एक कॉपी बनाना है और कॉपी में लिखना है। उसमें से देखकर प्रश्नोत्तर सुंदर अक्षरों में और सही सही मात्राओं का ध्यान रखना है। मात्राएं गलत नहीं करना है क्योंकि हम लोग खुद लिखकर और व्हाट्सएप में डालेंगे, है ना। तो हम चाहेंगे कि तुम लोग भी देख कर लिख रहे हो, बिल्कुल सही सही लिखो और मात्राओं की गलतियां नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही सही लिखो, सुंदर अक्षरों में लिखो और कॉपी बनाना ज़रूरी है ताकि अब आगे तुम्हारे टेस्ट वगैरह होंगे तो उस समय तुमको पढ़ने के लिए कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। जो तुमने लिखा है उसमें उसको जब तुम पढ़ोगे तो टेस्ट दे पाओगे। हो सकता है बीच में कभी स्कूल खुल जाए तब ये कॉपी तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, तो कॉपी बनाना ज़रूरी है, बनाना है सबको और चेक भी करवाना है। ठीक है, तो किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक विविधता पाई जाती है। सामान्य परिस्थिति की तुलना में रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में कैसे कम जीवधारी पाए जाते हैं, है ना। रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में यहाँ की परिस्थितियाँ कठिन होती हैं, रहना कठिन होता है यहाँ, इसलिए यहाँ पर कम जीवधारी पाए जाते हैं। समुद्र में लंबी लंबी क्या पाई जाती हैं? खाद्य श्रृंखला। कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता, जैसे हमने बताया छिपकली और घुन, इनको पानी नहीं पीना पड़ता क्योंकि उन्हें भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। अब देखो इसको पढ़ोगे क्या, ये जो है हमने सीखा ये ज़रूर पढ़ा करो क्योंकि इसमें पूरे पाठ का सारांश होता है। जीवधारियों के जीवित रहने के लिए भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता होती है। जीवधारियों को जीवित रहने के लिए मुख्य क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? भोजन, जल और वायु की आवश्यकता होती है ना। फिर जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं जहाँ जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें सरलता से प्राप्त होती हैं। वहाँ जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो जीवधारी कहाँ अधिक संख्या में पाए जाते हैं? जहाँ उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, वहाँ अधिक पाए जाएंगे, है ना। और जहाँ आवश्यक चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी वहाँ पर कम जीवधारी होंगे। ठीक है। रेगिस्तान तथा ध्रुवीय क्षेत्र। रेगिस्तान गर्म होते हैं और ध्रुवीय क्षेत्र मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे बर्फ़ जमी होती है इसलिए ये ठंडे होते हैं। इसलिए इन स्थानों पर जीवधारी बहुत कम संख्या में होते हैं। जहाँ बर्फीले प्रदेश जो होते हैं वहाँ पे जीवधारी कम होते हैं और रेगिस्तान में भी जीवधारी कम होते हैं क्योंकि यहाँ रहना थोड़ा कठिन होता है। जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं, मतलब आपस में भोजन के लिए ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इसलिए जुड़े रहते हैं, है ना। खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा पौधे से होती है। ठीक है, पौधे को एक शाकाहारी जीव जो है जो पौधे को खाता है ना, उसको शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाता है। ठीक है, तो अब देखो रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला। रेगिस्तान में जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनको रेगिस्तानी कीड़े खाते हैं। रेगिस्तानी कीड़ों को छिपकलियाँ और चूहे खाते हैं, है ना। छिपकलियों और चूहों से बड़े होते हैं बाज और उल्लू, तो ये छिपकलियों और चूहों को बाज और उल्लू खाते हैं। ये रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला है। ध्रुवीय प्रदेश की खाद्य श्रृंखला, है ना। ये देखो काई तथा छोटे पौधे, मतलब समुद्र में काई होती है, समुद्र में काई होती है। छोटे पौधे जिनको शैवाल कहते हैं वो होते हैं, उनको छोटे जंतु खाते हैं। इन छोटे जंतुओं को उनसे बड़े जंतु खाते हैं, छोटी मछलियाँ खाती हैं। इनको छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं। बड़ी मछलियों को सील नाम का जंतु खाता है जो कि समुद्र के किनारे रेत पर रहता है, समुद्र के किनारे रहता है वो, और जब इसको खाना होता है तो ये समुद्र में जाकर मछलियों का शिकार करता है, मछलियों को खाता है ना, और फिर वापस किनारे आ जाता है। और इस सील को ध्रुवीय भालू खाता है। तो ये हुई ध्रुवीय प्रदेश की खाद्य श्रृंखला। अन्य खाद्य श्रृंखला जैसे पौधे को कीड़े खाते हैं, कीड़े को चमगादड़ खाता है, चमगादड़ को बाज और उल्लू खाते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न भिन्न परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं।
जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। मतलब हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हमारे रहने का स्थान, उसको हम आवास कहते हैं। घर, जो घर होता है ना, हम जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? घर कहते हैं। उसी को हम आवास भी कहते हैं। ठीक है। और जिन भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों का शरीर इस प्रकार ढल जाता है कि वे अपने आवास में बिना कठिनाई के जीवित रह सकते हैं। इसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक है। तो अनुकूलन के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं। मतलब जिस 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 परिस्थिति में उनको रहना होता है, उस परिस्थिति के हिसाब से उनके शरीर में ऐसे गुण पैदा हो जाते हैं कि वो उस परिस्थिति में आराम से रह सकते हैं। इसको अनुकूलन कहते हैं। तो ये आज का पाठ पूरा हुआ। कल हम इसको लिख के डालेंगे। इसको तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना है।